हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता, अब जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रजनन होता है, जब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, तो जो चेंजेस आते हैं वो ज्यादा आते हैं ना। मतलब लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं तो क्योंकि जो भी संतान होगी उसमें दोनों माता पिता दोनों के गुण आने हैं, इसलिए उसमें जो विभिन्नताएं होंगी वो ज्यादा आती हैं। इसीलिए तो किसी एक कोई अगर ये पेरेंट हैं और इनके बच्चों में क्या होगा, ये अगर बच्चे हैं तो इनमें इनका गुण आएगा, है ना। मतलब नाक मिल रही होगी, आंख मिल रही होगी, चाहे मम्मी से चाहे पापा से। बालों का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी मतलब पेरेंट में किसी न किसी से मिल रहा होगा, है ना। स्किन टोन, है ना, मतलब बच्चा काला है कि गोरा है वो डिपेंड करता है, मतलब मम्मी पापा कैसे हैं, काले हैं गोरे हैं। तो इस प्रक्रम को, है ना, जो भी उनके मतलब माता पिता से उनके बच्चों में जो गुण आता है, इस गुण के आने को हम आनुवंशिकता बोलते हैं, है ना। ये जो लक्षण यहां से यहां तक आ रहे हैं उनके बच्चों में, उसी को हम बोलेंगे आनुवंशिकता। अब ये लक्षण आएगा, फिर उसके बाद अब यहीं पे जैव विकास फिर देख लेते क्या होता है। तो अब इनके जो बच्चे होंगे, इनकी भी शादी होगी, बड़े होंगे तो फिर बच्चे होंगे इनके भी, तो ये जो मिले इनके गुण इनके बच्चों में आएंगे, फिर इनके जो गुण होंगे वो इनके बच्चों में आएंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे ये लोग थे और जैसे ये लोग थे, इनमें एक क्या होगा, एक डिफरेंस रहेगा, एक गैप रहेगा, चीजें काफी हद तक बदल जाएंगी, है ना। तो इसको क्या बोला, ये इनसे मिलते मतलब काफी डिफरेंट रहेंगे, इसी को जैव विकास बोला जाएगा, है ना। मतलब एक ये लेकिन 3-4 पीढ़ी में नहीं, हजारों सालों में होता है। जैसे कि ह्यूमन इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कि जो मानव के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, मतलब बंदर नहीं थे, बंदर जैसे थे वो। क्योंकि आज के जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज नहीं है। आज के जो बंदर हैं, जो गोरिल्ला है, चिंपांजी है, उनके और हमारे जो पूर्वज थे वो एक थे। कुछ चेंजेस आया, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए या जो भी वजह रही हो, तो वो आज वैसे, है ना, छोटे रह गए, या फिर जो छतों पे टहलते हैं बंदर वो, और जो गोरिल्ला होते हैं, जो चिंपैंजी होते हैं, तो कुछ डिफरेंसेस हैं आज भी उनमें, है ना। तो 98% डीएनए मैच होता है। और ह्यूमन इतना ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया, इतना ज्यादा ब्रेन डेवलप हो गया उसका, और काफी मतलब मैच्योर, मतलब एक डेवलप, मतलब एक इंटेलेक्चुअली तो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। तो इसी को बोलते हैं जैव विकास, है ना। मतलब पहले शायद बात भी ना कर पाते रहे वो लोग, लेकिन धीरे धीरे लैंग्वेज बनी, फिर मतलब सबसे ज्यादा जो डेवलप माना जाता है वो ह्यूमन को ही माना जाता है। तो ये होता है जैव विकास, है ना। मतलब एक गोरिल्ला से या एक बंदर जैसी चीज से फिर आज एकदम बिल्कुल ह्यूमन, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन जाना, ये है जैव विकास। अब बात कर रहे हैं आनुवंशिकता की, तो आनुवंशिकता के जनक की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है आनुवंशिकता के जनक। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। एक चर्च में ये क्या थे, एक मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और यहीं पे अपना मटर पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ नियम इन्होंने दिए, जिनको हम आनुवंशिकी के नियम बोलते हैं। तो इनके 3 नियम थे, है ना। पहला एक जो नियम था प्रभाविता का नियम। अब ये सब जानने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, है ना। प्रभाविता भी देखेंगे क्या होता है, तो नियमों के नाम अभी सुन लेते। प्रभाविता का नियम, दूसरा था लॉ ऑफ युग्मक की शुद्धता का नियम, या तीसरा देखते ये था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
और जो दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्रभाविता के नियम, दूसरा इनका था युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम से जाना जाता है। अब प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो पहले इन नाम देख लेते, तीन मतलब जो टर्म्स हमको जानने हैं वो देख लेते क्या क्या होते हैं। तो जो भी लक्षण होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। पेयर इन द सेंस की मतलब जो लक्षण होंगे वो गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आंखें क्या है, काली भी होती हैं और भूरी भी होती हैं, तो आंखों का रंग एक गुण है और आंखों का काला या भूरा होना एक लक्षण है ना, मतलब ट्रेट जिसको हम बोलते हैं। तो गुण की जब हम बात करेंगे कैरेक्टर की, तो वो रंग हो जाएगा। और ये होता है इस वजह से, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में जो जीन होते हैं वो जीन ही डिसाइड करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर होगा किसी बॉडी पार्ट का वो किस तरह से होगा। किसी के अगर आंखों के रंग के जो जीन है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, अगर ये हिस्सा आंखों के रंग के लिए है तो दो अगर डीएनए हैं और ये हिस्सा आंखों के रंग के लिए है, तो ये ही तय करते हैं और उनको हम एलील बोलते हैं। और ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। तो एक एलील एक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा होता है, तो उसके लिए, और उन्हीं को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं ना। तो मटर के पौधे की जब हम बात करेंगे तो वहां पे दो तरह के हमको दिख रहे होते हैं, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। तो लंबाई के लिए हम कैपिटल टी दिखाते हैं और छोटेपन के लिए हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो बौने पौधे मतलब बौनेपन के लिए जो अलील होगा वो स्मॉल टी होगा और लंबेपन के लिए जो अलील होगा वो कैपिटल टी होगा। तो आगे इन्हीं सबको मिलाकर पूरा इनका नियम दिया गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर एक होता है इसका एक और नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम का। और स्वतंत्र अभिवहन ये तो ठीक है, प्रभाविता का नियम भी सही है। देखते हैं प्रभाविता का नियम होता क्या है। तो इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को लेकर के उसकी क्रॉसिंग करवाई थी ना, तो उनके जो बच्चे मिले थे, जो अगली पीढ़ी में जो पौधे मिले, वो सारे के सारे, और ये एक होता, हाँ, सम युग्मनिजी और विषम युग्मनिजी एक टर्म आएगा, ये भी पहले देख लेना है। सम युग्मनिजी और विषम युग्मनिजी। सम युग्मनिजी क्या होता है, विषम युग्मनिजी क्या होते हैं। तो जो भी गुण दिखाया जाता है, जो भी गुण शो किए जाते हैं, वो हमेशा एलील मतलब एक पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर वो दोनों पेयर एक जैसे हैं तो उसको हम सम युग्मनिजी बोलेंगे, और अगर अलग अलग हैं तो विषम युग्मनिजी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो सम युग्मनिजी होगा, अगर जैसे हम बात करेंगे कैपिटल टी, तो ये सम युग्मनिजी हो गया। स्मॉल टी ये सम युग्मनिजी हो गया। विषम युग्मनिजी की बात करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया हेटेरोजाइगस या विषम युग्मनिजी। तो प्रभाविता के नियम में ये बताया था इन्होंने कि पहली पीढ़ी में जो भी मतलब दो तरह के लक्षण होते हैं, उसमें से एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। तो पहली पीढ़ी में जो भी लक्षण आते हैं वो प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं, और एक लक्षण छिप जाता है, एक लक्षण दिखाई पड़ता है। इसी को हम प्रभाविता का नियम बोलते हैं ना, मतलब जो दिखता है उसी को प्रभावी बोलते हैं, या फिर जो प्रभावी होता है वही दिखता है, ये बोल सकते हैं। तो यही था मेंडल का प्रभाविता का नियम कि लक्षणों में जो दो तरह के लक्षण होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। उसके बाद युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसके लिए क्या होते हैं, ये कैपिटल टी ये अलग अलग जब इनका वहां पे मतलब सिलेक्शन हो रहा होता है 50-50% के लिए, जब क्योंकि ये डेप्लॉयड के फॉर्म में
है ना, डेप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए, या फिर सिंपल सा देखना हमको कि 50-50% कैरेक्टर्स आने हैं तो एक गुण में से 50% ही जाएगा, तो ये वाला चाहे जाए चाहे ये वाला जाए। अगर हेटेरो जाएगा सर तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये अपना गुण खोएगा नहीं। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। मतलब वो अगर बौनेपन के लिए वो एलील था तो वो अलग होने के बाद भी अपने बौनेपन का जो उसका गुण था उसको खोएगा नहीं। और जो ये अगर कैपिटल टी लंबेपन के लिए तो इसका जो गुण है उसको भी खोएगा नहीं। तो इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और उसके बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये है कि जो अब हमारी बॉडी में ढेर सारे गुण होते हैं और सब आपस में मतलब एक कॉम्बिनेशन बन करके तब पूरी एक बॉडी बनती है ना। आंखों का कलर कुछ और है और मतलब हाइट हो सकता है लोगों की सेम हो लेकिन आंखों का रंग अलग हो, एक जैसे कोई नहीं दिखते हैं। वैसे ही जो गुण होते हैं वो एक दूसरे के सिलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, मतलब हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे किसी के आंख का रंग, अगर किसी के आंखों का रंग जो सिलेक्शन होना है और किसी की लंबाई, दोनों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, अब उसमें जो मदर है उनकी आंख ब्राउन है, भूरी है, और जो फादर है उनकी आंख काली है, और जो फादर हैं वो थोड़े ज्यादा लंबे हैं और जो मदर हैं वो थोड़ी छोटी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसके चांसेस क्या रहेंगे कि वो या तो छोटा पैदा होगा या फिर लंबा पैदा होगा, और एक चांस ये भी बनता है कि आंख उसकी या तो काली होगी या तो भूरी होगी। तो उस बच्चे की जो मतलब पेरेंट्स के जो बच्चा है वो उसकी आंखों का रंग, इस बात से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि वो बच्चा लंबा होगा कि बौना होगा, मतलब छोटा होगा। तो यही होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब जो गुण आते हैं वो इंडिपेंडेंटली आते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, कोई असर नहीं होता उनका। तो एक जो लक्षण होता है वो दूसरे लक्षण को पे कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, दूसरे लक्षण के चयन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो यही होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड मतलब एकल संकरण और डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकरण। तो एकल संकरण क्या होता है, जब हम एक गुण को पढ़ रहे होते हैं उसको हम एकल संकरण बोलते हैं, और जब एक ही साथ दो गुणों के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम द्विसंकरण बोलते हैं। और इस चैप्टर में अगर कुछ क्वेश्चन दिया हो तो देखते हैं क्या क्या, उनके भी आंसर पाने का ट्राई करते हैं। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में लिखने को। और डार्विन और लैमार्क, मेंडल के प्रभाविता का नियम, और डाई हाइब्रिड क्रॉस, और एक सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है तो देख लेते हैं क्या क्या। और सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके बाद फिर उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, 5-6 बार लगभग। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, जब ये जैव विकास का टॉपिक है, जैव विकास में जब पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में है। तो पहले अभी यहाँ इधर का कंप्लीट करते हैं, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड मतलब एकल संकरण और द्विसंकरण क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब जो लक्षण होते हैं वो मटर के पौधे में लगभग 7-8 होते हैं, और उनमें से सबके पेयर होते हैं। मतलब मटर के पौधे का लंबा होना या फिर बौना, जो हाइट है लंबाई, तो या तो पौधा लंबा होगा या तो बौना होगा। और फूलों का रंग, मटर के पौधे के फूलों का रंग या तो सफेद होगा या फिर वो बैंगनी होगा। और मटर के दाने का जो आकार है वो या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा, एक ये होता है। और ऐसे से मिला करके पूरे 7 गुण होते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं एकल संकरण। या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं बस यहाँ पे। एकल संकरण क्या होता है? एकल संकरण जब हम एक गुण के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो मटर के पौधे की हम क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहली पीढ़ी में क्या करेंगे? शुद्ध बिल्कुल पौधे लेंगे, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, इनका क्रॉसिंग करवाया जाएगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण करवाया जाएगा। तो 50% गुण इसमें से आने हैं, मतलब ये इस तरह से डिवाइड होगा और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये इसके साथ जब कंबाइन होगा तो ये जो बनेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अब ये जो सारे पौधे हैं ये हेटेरोजाइगस तो हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ये जो प्रभावी वाला है कैपिटल टी वो इसमें सारे में प्रेजेंट है, और इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है ना, पहली पीढ़ी में जो पौधे मिले हैं। तो इसमें सारे के सारे पौधे लंबे होंगे, क्योंकि जो कैपिटल टी वो प्रभावी लक्षण है, और कहीं पे भी अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा तो वो अपना लक्षण शो करेगा, अप्रभावी वाला छिप जाएगा। यहाँ सब में कैपिटल टी है और इसीलिए सारे के सारे पौधे लंबे होंगे। अब इनमें से कोई दो पौधे, अब इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कैसे रहेंगे, मतलब इनके जो संतानें होंगी वो कैसे रहेंगी। इनमें से हम कोई दो पौधे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल टी बन गया, इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका और इसका बनेगा कैपिटल टी, और इसका स्मॉल टी, इस तरह से। अब यहाँ पे एक आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जिनके जीन एक जैसे हों, फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे हों। तो ये पौधा होगा लंबा, ये पौधा भी लंबा होगा, ये पौधा भी लंबा होगा, और ये पौधा छोटा होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी नहीं है। एक भी कैपिटल टी अगर आ जाएगा तो वो पौधा लंबा होगा। इसमें भी एक टी है कैपिटल टी, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों लंबे होंगे और वो छोटा पौधा होगा, बौना पौधा होगा। तो जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो जिनके जीन एक जैसे हैं, तो ये तो एक है। तो जीनोटाइप का अगर हम रेशियो देखें फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जीनोटाइप, और अगला हमको देखेंगे फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में इनका जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1:2, ये दोनों एक जैसे हैं, और 1:1 का। और फिनोटाइप का ये तीनों लंबे हैं, 3 और 1 का रेशियो मिल रहा है। इस तरह से कुछ होता है। द्विसंकरण में जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 9:3:1 होता है। ये बात याद रखिए, एमसीक्यू में मिल सकता है कि मेंडल के द्विसंकरण में जो जीनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइपिक रेशियो वो कितना होता है, तो 9:3:3:1 होता है। ये द्विसंकरण के लिए है। बाकी के सारे जैव विकास के सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में रटना पड़ेगा उसको, और समझाने वाला तो कुछ है नहीं। और नेक्स्ट जो है हम आपका अब फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। फिजिक्स के जो चैप्टर्स जो सिलेबस में है ना, मतलब शायद चारों हैं, अगर चारों होंगे तो चारों किया जाएगा। चारों चैप्टर्स हैं, तो ये भी कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।